यूजीसी नेट जेआरएफ शोध अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड अध्याय 2 प्रश्न पत्र प्रथम शोध अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड सीखने के उद्देश्य। पहला, शोध अर्थ प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपनाम। दूसरा, शोध पद्धतियां प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। तीसरा, शोध के चरण। चौथा, शोध प्रारूप एवं उल्लेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। पांचवा, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग। छठवां, शोध नैतिकता। परिचय इंट्रोडक्शन। शोध का परिचय। इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। प्रसिद्ध हडसन नीति वाक्य के अनुसार सभी प्रकार की प्रगति जिज्ञासा से ही जन्म लेती है। हमारी शंकाएं जिज्ञासा को जन्म देती हैं और जिज्ञासा आविष्कार की ओर ले जाती है। हमारे लिए यह समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि शोध का स्वरूप मुख्य रूप से इसकी प्रक्रियाओं और ढंगों में सामान्य ज्ञान से काफ़ी भिन्न है। हम इस यूनिट में बहुत व्यावहारिक ढंग से शोध की चर्चा कर रहे हैं ताकि पीएचडी फेलोशिप प्रवेश में भी इस प्रकार प्राप्त की गई सैद्धांतिक स्पष्टता सहायता मिल पाए। आज की तिथि में हम विभिन्न स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। शोध उन्मुख दृष्टिकोण में धीरे धीरे विकसित होने वाली 5 मौलिक विधियां हैं। पहला, अंतर्ज्ञान इंट्यूशन। अंतर्ज्ञान यह हमारी प्रारंभिक ज्ञान प्राप्ति की विधि है जहां हम अपनी आंतरिक भावनाओं और प्रवृत्तियों पर निर्भर करते हैं। दूसरा, अधिकार अथॉरिटी। अधिकारी व्यक्तियों की समर्थन पर आधारित नए विचारों को स्वीकार करना। तीसरा, तर्कशीलता। नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए तर्क और विचारों का उपयोग करना। चौथा, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्ष अवलोकन और व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। पांचवा, वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड। यह व्यवस्थित प्रक्रिया विचारों का परीक्षण करने और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए साक्ष्य एकत्र करने और मूल्यांकन करने में शामिल है। वैज्ञानिक पद्धति का शुद्धतम रूप निगमन के रूप में जाना जाता है जिसे प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत बाद में चर्चा की जाएगी। हमने इस यूनिट में शोध और अनुसंधान शब्दों का उपयोग किया हुआ है जिसका अर्थ एक ही है। शोध वस्तुतः एक संरचित जांच है जो समस्याओं का समाधान करने और नई सार्वभौमिक रूप से लागू ज्ञान उत्पन्न करने के लिए स्वीकृत वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करती है। शोध का उद्देश्य किसी वस्तु घटना को समझना या किसी समस्या का समाधान करना है। शब्द शोध रिसर्च 2 शब्दों री और सर्च से मिलकर बना है। री का अर्थ है पुनरावृत्ति या पुनः देखना, जबकि सर्च का अर्थ है खोजने की प्रक्रिया। इसलिए शोध किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में नए तथ्यों की खोज के लिए एक सावधानीपूर्वक जांच और अन्वेषण है। क्रैसवेल के अनुसार शोध एक प्रक्रिया है जिसमें विशिष्ट विषय का मुद्दे की हमारी समझ को बढ़ाने के लिए जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के चरण शामिल होते हैं। मूल रूप से शोध पहला, जांच और अन्वेषण की प्रक्रिया में शामिल होता है। दूसरा, व्यवस्थित और पद्धतिगत होता है।
तीसरा हमारे ज्ञान को विस्तारित करता है। कुक ने एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया है जिसमें उन्होंने शोध को एक समस्या के संबंध में तथ्यों और उनके अर्थों का या निहितार्थों की ईमानदारी, परिश्रम और बुद्धिमानी से खोज के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार शोध को निम्नलिखित प्रमुख घटकों में बांटा जा सकता है। आर तार्किक सोच, ई आर तार्किक सोच यानी कि रैशनल थिंकिंग, ई विशेषज्ञ और गहन उपचार, एक्सपर्ट एंड थॉट ट्रीटमेंट, एस यानी खोज और समाधान, सर्च एंड सॉल्यूशन, ई सटीकता, एक्सैक्टनेस, ए विश्लेषण एनालिसिस, आर तथ्यों का संबंध, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, सी सावधानीपूर्वक निरीक्षण, सतर्क योजना, रचनात्मक दृष्टिकोण और संक्षिप्त सामान्यीकरण, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन एटीट्यूड एंड कंडेंस्ड जनरलाइजेशन, एच ईमानदारी और कठिन परिश्रम, ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क। वैज्ञानिक विधि में विधिबद्ध या प्रणालीबद्ध अवलोकन, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन और डेटा का व्याख्यान शामिल है। शोध मूल रूप से वैज्ञानिक प्रकृति का है जिसमें निष्पक्ष डेटा मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। सामाजिक विज्ञानों में भी अवैज्ञानिक दृष्टिकोणों के लिए कोई स्थान नहीं है। एक सफल शोधकर्ता को परिश्रम, खुले विचारों वाला होने और अवलोकनात्मक सोच जैसे गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए। चलिए सर्वप्रथम यह जान लेते हैं कि वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक मेथड क्या है। इसकी समझ महत्वपूर्ण है। रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार वैज्ञानिक विधि में एक समस्या की पहचान करना, संबंधित डेटा एकत्रित करना, एक परिकल्पना हाइपोथेसिस तैयार करना और इसे प्रयोगात्मक रूप से एम्पिरिकली परीक्षण करना शामिल है। शोध एक यात्रा पर निकलने के समान है और इसके अंतिम गंतव्य की स्पष्ट समझ होना अनिवार्य है। इस यात्रा के दौरान कदमों का कोई सदैव निश्चित क्रम नहीं होता, लेकिन शोधकर्ताओं को विभिन्न ढंगों, दृष्टिकोणों और प्रक्रियाओं के माध्यम से नेविगेट करना चाहिए। शोधकर्ता का अनुभव लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्यों का मार्गदर्शन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आम भाषा में शोध दो प्रकार का हो सकता है। सूक्ष्म स्तरीय शोध, माइक्रो लेवल रिसर्च। इस प्रकार के शोध बड़े समाज के भीतर व्यक्ति या छोटे समूहों पर केंद्रित होता है। यह व्यक्तियों या छोटे समूहों की बातचीत, अनुभवों और व्यवहारों की जांच करता है। इस स्तर की शोध अक्सर विस्तृत गहरी विश्लेषण शामिल करती हैं, जो कि आमतौर पर गुणात्मक होती हैं। हालांकि इसमें मात्रात्मक पहलू भी शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मनोविज्ञान में हम विचार किस प्रकार के आते हैं, हमारी या किसी का समाज में किस प्रकार का व्यक्तित्व या छवि बनती है, इन बातों पर आधारित होती है। अर्थशास्त्र में यह मूल्यों, पसंदों और बजट सीमाओं के आधार पर कौन से सामान खरीदने के बारे में हो सकता है। वृहद या मैक्रो स्तरीय शोध, मैक्रो लेवल रिसर्च। यह शोध समाज की बड़ी तस्वीर का अध्ययन करता है। यह व्यापक सामाजिक पैटर्नों जैसे कि सांस्कृतिक मानदंडों और आर्थिक प्रणालियों पर नज़र डालता है। यह अनुसंधान अक्सर बड़े डेटा सेट का उपयोग करके रुझान और नज़र डालता है। यह अनुसंधान अक्सर बड़े डेटा सेट का उपयोग करके रुझान और संबंध खोजता है जो यह दिखाते हैं कि
समाज कैसे काम करता है और विकसित होते हैं। इसके उदाहरण निम्न प्रकार के हो सकते हैं। कोविड-19 रोग के उद्भव और वैश्विक प्रसार की जांच, ग्रामीण छात्रों में प्रचलित स्वास्थ्य परिस्थितियों की पहचान, स्वतंत्रता के बाद से नई शिक्षा नीति के विकास का अनुसरण। विभिन्न शिक्षण विधियों के साथ छात्रों के समझ स्तर में परिवर्तन की जांच। अतः हम देख सकते हैं कि जानकारी और नवाचार से चलते हुए विश्व में हम अक्सर यह कहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, अर्थात शोध प्रश्नों की असीमित संभावनाएं सदैव बनी रहती है। शोध में 6 थिंकिंग हैट्स का उपयोग, जैसा कि हम अनुभूति कर चुके हैं, शोध चिंतन से संबंधित है। इससे संबंधित पुस्तक का लेखन 6 थिंकिंग हैट्स डॉक्टर एडवर्ड्स डी बोनो ने किया था। ये समानांतर सोच समूहों के लिए एक विस्तृत और एकजुट ढंग से प्रभावी सोच का साधन प्रदान करते हैं। इसमें विभिन्न टोपियों का उपयोग प्रत्येक दिशा के लिए रूपकों के रूप में किया जाता है। चिंतन के लिए 6 विचार टोपी 6 थिंकिंग हैट्स, श्वेत टोपी व्हाइट हैट, सूचनात्मक इन्फॉर्मेशन सभी तथ्य और आंकड़े, ज्ञान को विकसित करना, लाल टोपी रेड हैट, भावनात्मक इमोशनल स्वप्रेरणा गट फील, अंतर्दृष्टि इंट्यूशन, वह आपको कैसा महसूस करवाता है। यह आपको कैसा महसूस करवाता है। अगला है काली टोपी ब्लैक हैट, नकारात्मक नेगेटिव, यह क्यों नहीं किया जा सकता, क्या कठिन है, क्या यह कार्य नहीं करेगा। पीली टोपी येलो हैट, सकारात्मक पॉजिटिव, आशा से प्रतिपूर्ण उज्ज्वल पक्ष, यह कार्य क्यों करेगा। हरी टोपी ग्रीन हैट, रचनात्मक क्रिएटिव, सृजनात्मक नवविचार, विभिन्न परिप्रेक्ष्य डिफरेंट पर्सपेक्टिव, पार्ट्स सोच, लेटरल थिंकिंग, पार्ट्स सोच। अगला नीली टोपी ब्लू हैट, यह प्रक्रियात्मक प्रोसेस बेस्ड द बिग पिक्चर, इसमें धैर्य एवं सहनशीलता, नियंत्रण, संगठन और प्रक्रिया, सभी कारकों और प्राथमिकताओं पर विचार करना। शोध में कुछ मूलभूत शब्दावली, सम बेसिक टर्मिनोलॉजी इन रिसर्च। शोध परिप्रेक्ष्य, रिसर्च पैराडिज्म, ये शोध की दृष्टि में व्यापक ढांचे या विश्व दृष्टिकोण हैं जो शोध पद्धतियों का निर्माण और मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इनमें विशेष क्षेत्र में शोध के लिए आधारभूत दार्शनिक मान्यताएं, मूल्य और विश्वास शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्यक्षवाद या सकारात्मकतावाद, पॉजिटिविज्म, उत्तर प्रत्यक्षवाद और निर्माणवाद, ज्ञान तत्ववाद आदि। परिप्रेक्ष्य कार्य कैसे करते हैं। शोध के आधार के रूप में इनकी जानकारी अति आवश्यक है। आधारभूत धारणाओं में परिप्रेक्ष्य वास्तविकता की प्रकृति और ज्ञान प्राप्ति के बारे में आधारभूत विश्वासों पर बनते हैं। मार्गदर्शन, वे एक क्षेत्र में शोध और व्यावहारिक कार्य के लिए दिशा प्रदान करते हैं। पद्धति, परिप्रेक्ष्य अपनी मान्यताओं के अनुरूप डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए विशिष्ट तरीके और उपकरण प्रदान करते हैं। मुख्य प्रकार के परिप्रेक्ष्य, यथार्थवाद
रियलिज्म, यह परिप्रेक्ष्य बाहरी दुनिया का बाहरी स्रोतों से जानकारी एकत्र करने का प्रयास करता है। निर्माणवाद, यह व्यक्तिगत अनुभवों पर ध्यान केंद्रित होता है। यह सुझाव देता है कि इस व्यक्तिगत अनुभवों के बाहर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। बी, अनुभववाद या अभिज्ञात्मकवाद, जॉन लॉक का तर्क है कि ज्ञान मुख्य रूप से संवेदी अनुभव, सेंसरी एक्सपीरियंस में आता है, जो ज्ञान का आधार है। इसका मतलब है कि सभी ज्ञान हमारी इंद्रियों से आता है और इन संवेदी अनुभवों के बिना हमारे पास कोई भी ज्ञान नहीं होगा। यह दृष्टिकोण अनुभव से सीखना या देखना ही विश्वास करना के रूप में जाना जाता है। अनुभववाद आगमनात्मकवाद या इसके अर्थ आमूलन, प्रवर्तन, आवर्तन आदि से जुड़ा हुआ होता है, जहां आप विशिष्ट अवलोकनों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं। इसकी चर्चा बाद में भी की गई है। अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म विज्ञान दर्शन की वह शाखा है जो वास्तविकता की प्रकृति, अस्तित्व और मन और बाहरी दुनिया के बीच संबंध के मूलभूत प्रश्नों का पता लगाती है। अध्यात्म विज्ञान समय, स्थान, कारण और अस्तित्व जैसी अमूर्त अवधारणाओं से संबंधित है। अस्तित्व शास्त्र अध्यात्म विज्ञान की एक उपशाखा है जो विशेष रूप से होने और अस्तित्व के अध्ययन से संबंधित है। अस्तित्व शास्त्र यह उत्तर देने का प्रयास करता है कि दुनिया में कौन सी इकाइयाँ या वस्तुओं की श्रेणियाँ मौजूद है और उनका मूलभूत स्वरूप क्या है। अध्यात्म विज्ञान और अस्तित्व शास्त्र निकटता से संबंधित है। अध्यात्म विज्ञान वास्तविकता की प्रकृति के व्यापक प्रश्नों से संबंधित है, जबकि अस्तित्व शास्त्र उन चीज़ों के अस्तित्व और उनके मूलभूत स्वरूप के विशिष्ट प्रश्नों से संबंधित है। मूल्यशास्त्र दर्शन की वह शाखा है जो मूल्यों, नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है। यह तय करने के प्रश्नों का पता लगाता है कि क्या नैतिक रूप से सही या गलत है, क्या सुंदर या कुरूप है और क्या अच्छा या बुरा है। उदाहरण के लिए यहाँ हम सार्वजनिक हितवाद के बारे में अध्ययन करते हैं कि हमारे समग्र खुशी को अधिकतम करता है। सिद्धांत एक प्रणालीबद्ध और सुसंगत सेट है जिसका उपयोग घटनाओं को समझाने या भविष्यवाणियाँ करने के लिए किया जाता है। सिद्धांत दुनिया को समझने और अनुसंधान और जांच के लिए ढांचे प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए मनोविज्ञान में श्रीमंत सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का यह कहना है कि मानव व्यवहार अचेतन आवेगों और संघर्षों से प्रभावित होता है। अनुसंधान रूप निदर्शन संबंधी घटनाएं। अनुसंधान रूप निदर्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसमें ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और सत्ता मीमांसा। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद, इसमें यह दोनों उपरोक्त विषय हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद और इनके बारे में आवश्यक जानकारी एक प्रकार से शोध का आधार ही माना जाता है। सर्वप्रथम हम शोध पर एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण डालना चाहिए ताकि हम प्रत्यक्षवाद का आरंभ भी जान पाएँ। पहला, शोध की जड़ें प्राचीन सभ्यताओं जैसे कि भारत, ग्रीक, मिस्र, चीनी आदि देशों में हैं। प्राचीन भारत में गणित और विज्ञान पर आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर टू के अनुकंपा से काफ़ी शोध हुआ। इनमें खगोल विज्ञान, ज्योतिष, दर्शन,
योग, ध्यान आदि को भी शामिल किया जा सकता है। चरक संहिता पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली को प्रयोगात्मक अवलोकन और प्रयोग का सत्य परिणाम माना जा सकता है। दूसरा, मध्यकाल और पुनर्जागरण के दौरान लियोनार्डो दा विंची और गैलीली ने प्रणालीबद्ध अवलोकन और प्रयोग पर जोर दिया, आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के विकास के लिए मंच तैयार किया। तीसरा, प्रत्यक्षवाद के बेकन द्वारा किए गए कार्य पर विस्तार किया। यह प्रायोगिक डेटा के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। बेकन ने अनुमानित तर्क पर भी काम किया था। उनके विचारों ने प्रकृति विश्व का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नींव रखी। सेंट साइमन ने भी प्रत्यक्षवादी दर्शन और समाजशास्त्र के विकास पर काम किया। प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि निगमनात्मक शोधों में सत्य की प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया जाता है। 17वीं और 18वीं सदी के प्रबोधन युग के दौरान फ्रांसिस बेकन और जॉन लॉक ने अनुभववाद और तर्क का समर्थन किया। प्रत्यक्षवाद की उत्पत्ति प्राकृतिक विज्ञानों में हुई थी, लेकिन इसे समाज विज्ञानों जैसे कि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि में विस्तारित किया गया था। फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्टे 1798 से 1857 को समाज के अध्ययन में प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों को प्रणालीबद्ध तरीके से लागू करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। इस प्रकार उन्होंने इस विचार को चुनौती दी कि समाज दिव्य या अलौकिक शक्तियों द्वारा शासित होता है। उनके काम ने सामाजिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों के लिए रास्ता बनाया। ऑगस्ट कॉम्टे की प्रत्यक्षवाद पर मुख्य कृति का शीर्षक सकारात्मक दर्शन का पाठ्यक्रम है, जो 1830 से 1842 के बीच 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने 3 चरणों में नियम लॉ ऑफ 3 स्टेज लिखे, जिसे समाजशास्त्र और प्रत्यक्षवाद के क्षेत्र में एक मौलिक पाठ के रूप में माना जाता है। धार्मिक चरण, अलौकिक शक्तियों और देवता सभी प्रकार घटनाओं के लिए उत्तरदायी। जैसा आध्यात्मिक चरण, लोग अधिक अमूर्त दर्शन या सोच की ओर अग्रसर होते हैं। तीसरा सकारात्मक चरण, ऐसी व्याख्याएं वैज्ञानिक ढंगों और प्रामाणिक डेटा पर आधारित उनका नियंत्रण और भविष्यवाणी करना अधिक संभव। इस नियम को समाज का उद्देश्य भी माना गया। अन्य समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समस्याओं को समझने और हल करने के लिए अनुभवात्मक डेटा और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया। प्रत्यक्षवाद की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है: पहला, विज्ञान पर बल। प्रत्यक्षवादी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह समाज विज्ञानों में वैज्ञानिक अवलोकन और प्रयोग को लागू करते हैं। इसमें परिकल्पनाओं, नमूना लेना, मापन, विश्लेषण और प्रदर्शित या निष्कर्ष निकालना शामिल है। ये सभी अनुभववाद, वस्तुनिष्ठता और मूल्य परिप्रेक्ष्यता से मार्गदर्शित होते हैं। वैज्ञानिक होने के लिए हमें पहले प्रणालीबद्ध होना चाहिए। दूसरा, वस्तुनिष्ठता। प्रत्यक्षवादी मानते हैं कि दुनिया को व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या मूल्यों से मुक्त रूप से वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। शोधकर्ता वस्तुनिष्ठ डेटा संग्राहक और व्याख्याता के रूप में कार्य करते हैं, प्रतिभागियों के साथ बातचीत को कम करते हैं और
मापनीय अवलोकनों पर जोर देते हैं। तीसरा, अनुभववाद। प्रत्यक्षवादी ज्ञान को प्रायोगिक प्रमाण पर आधारित करने के महत्व पर जोर देते हैं, जिसका अर्थ है डेटा को अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से एकत्रित करना। संगठनवाद। प्रत्यक्षवादी मानते हैं कि जटिल घटनाओं को उनके सबसे सरल घटकों में विभाजित किया जा सकता है, जिससे वैज्ञानिक विधि का उपयोग करके उनका अध्ययन संभव होता है। डेटा मापनीय होता है। कुल मिलाकर प्रत्यक्षवाद और अस्तित्व संबंधी धारणा यथार्थवादी है और इसकी ज्ञान मीमांसा वस्तुवादी है, जो अवलोकन के माध्यम से तथ्यात्मक ज्ञान पर जोर देती हैं। इसमें निगमनात्मक दृष्टिकोण को पसंद किया जाता है, परंतु वैकल्पिक ढंगों के लिए दायरा कम ही रहता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद। पोस्ट पॉजिटिविज्म। उत्तर प्रत्यक्षवाद में ध्यान वस्तुनिष्ठता और इसके मात्रात्मक विधियों के उपयोग पर था, जिसे धीरे धीरे प्रत्यक्षवाद की सीमा के रूप में स्वीकार किया गया। इस सीमा को पूरा करने के लिए उत्तर प्रत्यक्षवाद एक विकल्प या मुख्य दृष्टिकोण के रूप में उत्पन्न हुआ। समय के साथ शोधकर्ता सक्षम हुए कि शोध में व्यक्तिगतता, संदर्भ और व्याख्या की भूमिका को स्वीकार कर सकते हैं। विशेषकर सामाजिक विज्ञानों में उनका दृष्टिकोण उन्हें उनके काम में गुणवत्ता और विवेकपूर्ण सामाजिक दुनिया के और भी सूक्ष्म रूप से समझने के लिए उन्हें उत्तर प्रत्यक्षवाद की यह सीमा को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण विशेषताओं का प्रयोग किया। स्वयं की व्यक्तिगतता की मान्यता। उत्तर प्रत्यक्षवादी स्वीकार करते हैं कि शोधकर्ता हमेशा व्यक्तिगत होते हैं और उनके अपने अनुभव और पूर्वाग्रह उनके शोध पर प्रभाव डाल सकते हैं। वे अपने पूर्वाग्रहों के बारे में पारदर्शी होने या प्रयास करते हैं और अपने शोध पर उनका प्रभाव कम करने के उपायों का पालन करते हैं। दूसरा, संदर्भ पर जोर। उन्हें यह मानना है कि शोध किया जाने वाले संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। वे इस बात का तर्क देते हैं कि सामाजिक दुनिया जटिल है और एक संदर्भ से प्राप्त फीडिंग अन्य संदर्भों में सामान्य नहीं हो सकती है। तीसरा, गुणवत्ता प्रणालियों का उपयोग। वे अक्सर गुणवत्ता शोध प्रणालियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि साक्षात्कार, फोकस समूह और नृत्य लोक विज्ञान डेटा एकत्र करने के लिए। इन प्रणालियों में शोधकर्ताओं को व्यक्तियों और समूहों के अनुभव और दृष्टिकोणों के बारे में गहराई से जानने का अवसर मिलता है। कृत्रिम सिद्धांत का उपयोग। वे अक्सर कृत्रिम सिद्धांत का उपयोग सामाजिक दुनिया की जांच करने और शक्ति असंतुलन और अन्याय के पहचान करने के लिए करते हैं। वे मानते हैं कि शोध सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग होता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के लिए मूल्यशील और सूक्ष्म तरीके से सामाजिक जटिल प्रक्रियाओं की खोज करने की अनुमति देता है, क्योंकि यह शोधकर्ताओं को उन व्यक्तियों और समूहों के अनुभवों पर केंद्रित अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले अध्ययन के लिए एक विशेष अच्छा दृष्टिकोण है। वास्तविकता और कृत्रिम वास्तविकता का अंतर। हमें यहाँ यह देखने की आवश्यकता है कि दोनों दृष्टिकोण वास्तविकता की प्रकृति को कैसे देखते हैं। यहाँ बल ज्ञान के स्रोत के रूप में अनुभव पर दिया जा रहा है। प्रत्यक्षवाद एकमात्र एक वास्तविकता की धारणा को स्वीकार करता है। यह मानता है कि वास्तविकता एक स्वतंत्र इकाई है जो हमारे अनुभव से पहले विद्यमान है। प्रत्यक्षवादी ज्ञान को इस वास्तविकता का प्रतिबिंब मानते हैं। उत्तर प्रामाणिकता एकाधिक वास्तविकताओं की धारणा को स्वीकार करता है। यह मानता है कि वास्तविकता हमारे अनुभव और व्याख्यानों से निर्मित होती है। उत्तर प्रामाणिक ज्ञान को इस निर्माण की प्रक्रिया का परिणाम मानते हैं। प्रत्यक्षवाद के अनुसार एक नदी की वास्तविकता उसके जल की मात्रा, गति और उसके जल के गुणधर्मों में निहित होती है। उत्तर प्रत्यक्षवाद के अनुसार एक नदी की वास्तविकता
उसे देखने वाले व्यक्ति के अनुभव और व्याख्यान पर निर्भर करती है। जैसे एक कवि के लिए नदी की वास्तविकता उसकी सुंदरता, उसके प्रवाह की कवितात्मकता पर निर्भर करती है। मिश्रित शोध, यह एक शोध विधि है जो मात्रात्मक और गुणात्मक शोध को जोड़ती है। इसका लक्ष्य दोनों दृष्टिकोणों की ताकत का उपयोग करके शोध समस्या की एक अधिक व्यापक समझ प्राप्त करना है। इस विषय का अध्ययन बाद में भी महत्वपूर्ण है। मिश्रित शोध के प्रकार, पहला समानांतर संघर्ष डिज़ाइन। इस डिज़ाइन में एक ही समय में मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा को एकत्रित करना और विश्लेषण करना शामिल है। फिर डेटा को निष्कर्ष निकालने के लिए एकीकृत किया जाता है। दूसरा अनुक्रमिक व्याख्यात्मक डिज़ाइन। इस डिज़ाइन में शोधकर्ता पहले मात्रात्मक डेटा को एकत्रित करता है और विश्लेषण करता है और फिर गुणात्मक डेटा का उपयोग करता है। मात्रात्मक निष्कर्षों को समझने या विस्तारित करने के लिए शोधकर्ता मात्रात्मक विश्लेषण से अप्रत्याशित या विरोधाभासी परिणामों को स्पष्ट करने के लिए गुणात्मक डेटा का उपयोग कर सकता है। तीसरा अनुक्रमिक अन्वेषणात्मक डिज़ाइन। इस डिज़ाइन में गुणात्मक डेटा को पहले एकत्र किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और फिर मात्रात्मक डेटा को एकत्र किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है जो गुणात्मक निष्कर्षों की पुष्टि या खंडन करता है। गुणात्मक डेटा का उपयोग मात्रात्मक डेटा के साथ परीक्षण की जाने वाली परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। चौथा समकालीन त्रिकोणीकरण डिज़ाइन। इस डिज़ाइन में एक ही समय में मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा को एकत्र करना और विश्लेषण करना शामिल है। फिर डेटा को एक दूसरे के साथ तुलना करके सहमति और असहमति के क्षेत्रों की पहचान की जाती है। अनुसंधान के महत्वपूर्ण उद्देश्य वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा की सहज उपलब्धता और उच्च शिक्षा संस्थानों को शोध से अनिवार्य रूप से जोड़ने की नीति ने शोध की महत्ता को बढ़ा दिया। आज शैक्षिक शोध का क्षेत्र विस्तृत और सघन हुआ है। अनुसंधान के एक या एकाधिक उद्देश्य को हो सकते हैं। किसी नई घटना से परिचित होना या किसी क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टि का विकास करना, वर्तमान ज्ञान का संश्लेषण एवं समीक्षा करना, वर्तमान परिस्थितियों की जांच करना एवं समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करना, सामान्य मुद्दों का विश्लेषण एवं अन्वेषण करना, एक नई प्रक्रिया या प्रणाली का सृजन करना। शिक्षा की नई नई शाखाओं का जन्म वस्तुतः इसी ज्ञान विस्तार की स्वाभाविक परिणति है। पत्रकारिता, लोक प्रशासन, प्रबंधन आदि कुछ ऐसे विषय हैं जो कार्य क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर विकसित हुए हैं। शोधात्मक गतिविधियों से न केवल विषयों का विस्तार या समृद्धि होती है, वरन नए नए शैक्षिक अनुशासनों का उद्भव होता है जो अपने विषय क्षेत्र की विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के पूर्ण विश्व के ज्ञान तंत्र की सीमाओं को खोल दिया है। इससे प्रत्येक अध्ययन का विषय स्वयं को समृद्ध करने की स्थिति में है। इस वातावरण में शोध के माध्यम से प्रत्येक शैक्षिक अनुशासन परस्पर संवाद की प्रक्रिया में है। परिणाम स्वरूप अंतरानुशासनात्मक अनुसंधान का महत्व बढ़ा है। इससे विभिन्न शैक्षिक विषयों का परस्पर आदान प्रदान संभव हुआ है। पाश्चात्य शोध परंपरा विशेषज्ञता आधारित है। ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ता हुआ शोधार्थी अपने विषय क्षेत्र में विशेषज्ञता और उत्कृष्ट विशेषज्ञता प्राप्त करने हेतु प्रयासरत रहता है। शोध की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। जैसा कि हम जान चुके हैं कि अनुसंधान वैज्ञानिक विधि या दृष्टिकोण है, इसलिए विज्ञान की परिभाषा के अनुरूप अनुसंधान का भी पूर्वाग्रहों, पूर्व धारणाओं और
व्यक्तिपरक होने जैसी त्रुटियों से मुक्त रहना आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है अनुसंधान पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। अन्य मुख्य विशेषताएं भी वस्तुनिष्ठता पर आधारित हैं। शोधकर्ता सामान्य तौर पर अत्यधिक सावधानी बरतते हैं ताकि शोध का परिणाम उनकी अपनी उपस्थिति, व्यवहार और दृष्टिकोण से प्रभावित न हो। शोधकर्ता का पूर्वाग्रहों से मुक्त होना आवश्यक है। वह दूसरों के विचारों का सम्मान करें, लेकिन साक्ष्यों के भलीभांति परीक्षण और सत्यापन के बाद ही इसे विश्वसनीय माना जा सकता है। शोधकर्ता किसी भी पूर्वाग्रह से बचने के लिए अनुसंधान विधियों की आलोचनात्मक जांच करते हैं। पूर्वाग्रह से बचने के लिए अनुसंधान विधियों की गंभीर जांच आवश्यक है। अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों में सम्मिलित प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं। अवलोकन और डेटा विश्लेषण का पूर्ण रिकॉर्ड इस रूप में रखना ताकि अन्य शोधकर्ता भी इसे समझ सके और इसका मूल्यांकन कर सके। अधिकांश वैज्ञानिक रिपोर्ट एक समान रूप से लिखी जाती हैं और वैज्ञानिकों के संगठनों द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। ये रिपोर्ट पूर्ण वैज्ञानिक समुदाय में विचारों का संचार करती हैं और उन विचारों को आलोचना के लिए खोलती है। भी मानकीकरण। इसका अर्थ डेटा संग्रह के सभी चरणों में एक समान सुसंगत प्रक्रियाओं का उपयोग करना है। सी, अवधारणाओं का संचालन। यह मूल रूप से अवधारणाओं के अर्थ का मानकीकरण कर रहा है। एक अवधारणा की एक क्रियाशील परिभाषा उस अवधारणा की को परिभाषित करती है कि उसे कैसे मापा जाता है या किन कार्यों से इसकी उत्पत्ति हुई है। डी, पूर्वाग्रह से बचना। बाह्य प्रभाव, व्यक्तिगत विश्वास, पर्यवेक्षण के दृष्टिकोण और मानवीय अपेक्षाओं से पूर्वाग्रह आदि संपूर्ण डेटा को विकृत कर सकते हैं। अगला, समकक्ष समीक्षा, पीर रिव्यू। इसमें पक्षपात की संभावनाओं की पहचान और कमी करने में मदद मिलती है। बाह्य समीक्षक मूल्यवान प्रतिक्रिया प्रदान करके विनियमितता सुनिश्चित करने के लिए मूल्यवान प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं। डेटा मान्यता, डेटा वैलिडेशन। इसमें डेटा संग्रह और विश्लेषण पर मान्यता की जांच और मान्यता प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है जो विनियमितता सुनिश्चित करने में सहायता कर सकते हैं। त्रिकोणीकरण, ट्रायंगुलेशंस। शोधकर्ता निष्कर्ष की पुष्टि करने के लिए विभिन्न विधियों या डेटा स्रोतों का उपयोग करके त्रिकोणीकरण का उपयोग करते हैं। इस दृष्टिकोण से एक ही स्रोत या मेथड से पक्षपात के प्रभाव को कम किया जाता है। दूसरा, विश्वसनीयता। जैसे वस्तुनिष्ठता शोध के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही कुछ महत्व विश्वसनीयता का है। शोध में विश्वसनीयता इस बात का संकेत है कि अनुसंधान की विधियाँ, प्रक्रियाएं और परिणाम समय के साथ कितने सुसंगत और पुनरावृत्ति योग्य हैं। यह डेटा और प्रयुक्त पद्धति की स्थिरता और निर्भरता का एक माप है। मान लीजिए कि एक शोधकर्ता ने दिल्ली के छात्रों के परीक्षा परिणामों पर सोशल मीडिया के प्रभाव को जानने के लिए शोध किया और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा। अगर कुछ समय बाद समान स्थितियों में शोध प्रक्रिया को दोहराया जाए और परिणाम पहले के परिणामों से बिल्कुल भिन्न आते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि शोध प्रक्रिया विश्वसनीय नहीं है और इसमें कोई त्रुटि रह गई है। विश्वसनीयता पर चर्चा करते समय 3 मुख्य पहलू अक्सर सामने आते हैं: संगतता, सत्यापनिकता
और समरूपता। संगतता यह आमतौर पर किसी मापन उपकरण की एक ही परिस्थिति में बार बार प्रयोग पर समान परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता को संदर्भित करता है। यह विश्वसनीयता का सीधा माप है। संगतता का आकलन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। परीक्षण, पुनर्परीक्षण, विश्वसनीयता समय के साथ एक परीक्षण की स्थिरता को मापता है। अंतर मूल्यांकन विश्वसनीयता विभिन्न मूल्यांकनों या पर्यवेक्षणों के बीच सहमति का आकलन करता है। आंतरिक संगतता, जैसा कि उल्लेख किया गया है, यह मूल्यांकन करता है क्या परीक्षण के सभी आइटम एक ही अंतर्निहित संरचना को माप रहे हैं। संगत परिणाम यह दर्शाते हैं कि निष्कर्ष यादृच्छिक या संयोग से नहीं है। यदि एक शोधकर्ता अध्ययन संगत है तो अन्य शोधकर्ता भी उसी शोध पद्धति को दोहरा सकते हैं और आदर्श रूप से समान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। शोधकर्ता संगतता सुनिश्चित करने के लिए शोधकर्ता अक्सर पायलट अध्ययन करते हैं, मानकीकृत प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं और कठोर गुणवत्ता नियंत्रण उपाय लागू करते हैं। सत्यापनीयता अनुसंधान निष्कर्षों की सटीकता और वैधता की जांच और पुष्टि करने की क्षमता पर इस बारे में है कि पर्याप्त जानकारी और पारदर्शिता प्रदान की जाए ताकि अन्य लोग परिणामों का आकलन कर सकें और उन्हें दोहरा सकें या उन्हें चुनौती दे सकें। सत्यापनीयता शोध निष्कर्षों को स्वीकार करने और उन पर निर्माण करने के लिए सत्यापनीयता महत्वपूर्ण है। इसमें वृद्धि करने के लिए शोध विधियों, डेटा और विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का सटीक दस्तावेजीकरण डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। समरूपता यह आकलन करती है कि क्या एक ही संकल्पना की विभिन्न परिचयात्मक परिभाषाएं जब एक ही व्यक्ति पर समान डेटा संग्रहण विधि का उपयोग करके लागू की जाती हैं तो क्या उच्च सहसंबद्ध परिणामों में परिणत होती हैं। इसलिए स्पष्ट परिभाषित, मानकीकृत और सर्वसम्मति से स्वीकृत परिभाषाओं और माप पैमानों का उपयोग किया जाना चाहिए। यह परिणामों की सामान्यीकरण क्षमता का समर्थन करता है। शोधकर्ता अक्सर उपायों की आंतरिक संगतता का आकलन करने के लिए क्रॉन-बेल का अल्फा जैसे विश्वसनीयता परीक्षण करते हैं। विश्वसनीयता को पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। मापन में त्रुटियां, एरर्स इन मेजरमेंट्स। पहला, यादृच्छिक त्रुटि। यह अप्रत्याशित बाह्य कारकों से उत्पन्न होती है जो कुछ मापनों को प्रभावित करते हैं लेकिन अन्यों को नहीं। यह पृष्ठभूमि के शोर की तरह है और अक्सर अनदेखी की जाती है क्योंकि इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। प्रणालीगत त्रुटि। यह उन कारकों से उत्पन्न होती है जो सभी मापनों को एक प्रतिदर्श या नमूना में निरंतर प्रभावित करते हैं। यह पक्षपात पैदा करती हैं और प्रतिदर्श के परिणामों की सटीकता में सुधार के लिए सही की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर एक तराजू जिसका उपयोग वजन मापने के लिए किया जाता है लगातार सभी के लिए 2 किलोग्राम अधिक दर्शाता है तो वह एक प्रणालीगत त्रुटि है जिसे समायोजन की आवश्यकता है। तीसरा, आधा विभाजन विधि। यह विधि भी किसी मापन उपकरण जैसे कि प्रश्नावली या परीक्षण की आंतरिक संगतता या विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए है। यहाँ उपकरण में प्रश्नों को 2 समानांतर भागों में विभाजित किया जाता है। फिर प्रतिभागियों की प्रत्यक्ष भाग के प्रतिक्रियाओं की तुलना एक दूसरे से की जाती है। दोनों प्रश्न सेटों के बीच सहसंबंध को मापा जाता है। अनुसंधान में विश्वसनीयता। अनुसंधान में विश्वसनीयता का आकलन यह देखकर किया जाता है कि मापन कितने
संगत और निर्भर है। विश्वसनीयता का अनुमान लगाने के 4 मुख्य तरीके हैं। पहला, अंतर्मूल्यांकक विश्वसनीयता। यह जांचता है कि क्या विभिन्न मूल्यांकक या पर्यवेक्षक समान चीज़ों का संगत मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कई शिक्षक छात्रों के निबंधों का मूल्यांकन करते हैं तो अंतर्मूल्यांकक विश्वसनीयता यह आकलन करती है कि क्या वे समान स्कोर देते हैं। परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता यह मापती है कि समय के साथ मापन कितना संगत है। अगर आप आज किसी की गणित की कक्षाओं को मापने के लिए एक परीक्षा का उपयोग करते हैं और फिर 1 महीने बाद फिर से जो पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता आपको बताती है कि स्कोर स्थिर रहते हैं या नहीं। तीसरा, समानांतर रूप विश्वसनीयता। यह 2 परीक्षणों के परिणामों की संगतता की जांच करती है जो समान तरीके से बनाए गए हैं, जो समान सामग्री को कवर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास पढ़ने की समझ के 2 अलग अलग संस्करण हैं तो समानांतर रूप विश्वसनीयता यह आकलन करती है कि क्या वे समान स्कोर प्राप्त करते हैं। चौथा, डी आंतरिक संगतता विश्वसनीयता। यह एक ही परीक्षण या प्रश्नावली के भिन्न आइटमों में परिणामों की संगतता को मापती है। यह सुनिश्चित करती है कि सर्वेक्षण के भीतर के सभी प्रश्न उदाहरण के लिए एक ही अंतर्निहित संरचना को मापते हैं, जैसे कि नौकरी की संतुष्टि। विभिन्न विशेषताओं के मध्य संबंध। निष्पक्षता शोध के दौरान तटस्थता और पूर्वाग्रह मुक्त दृष्टिकोण को सुनिश्चित करती है, जिसमें डेटा संग्रहण और विश्लेषण में विश्वसनीयता और प्रामाणिकता बनी रहती है। विश्वसनीयता इस बात का प्रमाण है कि शोध के परिणाम समय के साथ स्थिर और पुनरावृत्ति योग्य हैं, जबकि प्रामाणिकता शोध के निष्कर्षों पर अन्य शोधकर्ताओं और समुदाय के विश्वास को दर्शाती है। वैधता इस बात की पुष्टि करती है कि शोध सही प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। सत्यापन शोध के निष्कर्षों की पुनर्जांच और दृष्टि की प्रक्रिया है। चौथा, वैधता वैलिडिटी। यह भी विश्वसनीयता से संबंधित है। वैधता का अर्थ है कि अनुसंधान किसी भी वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए। अनुसंधान के संदर्भ में वैधता मुख्य रूप से प्रक्रियाओं, अनुसंधान उपकरणों, परीक्षण आदि की यथार्थता से संबंधित है। इसको सुनिश्चित करने का अर्थ है कि अनुसंधान सही दिशा में अग्रसर है। शोध में वैधता का होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि शोध में हम समय, धन और अन्य स्रोतों का निवेश करते हैं। वैधता निम्न प्रकार की हो सकती है। आंतरिक वैधता। उच्च आंतरिक वैधता के माध्यम से एक शोधकर्ता 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य बेहतर कारण संबंध स्थापित करने में सक्षम होता है। आंतरिक वैधता प्रयोगशाला में प्रयोगों के बारे में अधिक उचित है, जहां कारण और प्रभाव संबंध अधिक स्पष्ट होता है। जिस सीमा तक कोई माप अपने आप से सुसंगत है उसको आंतरिक विश्वसनीयता कहा जाता है। इसी का एक प्रकार, जिसको अर्थविच्छेदन विधि कहा जाता है, यह मापता है कि परीक्षण के सभी भाग किस सीमा तक मापी जा रही सामग्री के समान रूप से योगदान करते हैं। वाम वैधता। यह उस सीमा को संदर्भित करता है कि जिस सीमा तक शोध के परिणाम को सामान्यीकृत किया जा सकता है और अन्य विषयों पर लागू किया जा सकता है जो अध्ययन के अंतर्गत नहीं है। अध्ययन को प्रभावित करने वाले वाम कारकों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, सामाजिक विज्ञान सर्वेक्षणों में एक प्रतिवादी की प्रतिक्रिया केवल एक गैर प्रतिभागी पर्यवेक्षक की उपस्थिति से प्रभावित हो सकती है।
सामान्यीकरण सामान्यीकरण सिद्धांत स्थापित करना हर शोध का मूल उद्देश्य होना चाहिए। यह भाम वैधता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। शोध के इस लक्षण को दो स्तरों पर वर्णित किया जा सकता है। सामान्यतः शोध समष्टि के छोटे से भाग पर किया जाता है जिसे प्रतिदर्श कहा जाता है, पर इसके निष्कर्षों को समष्टि पर लागू माना जाता है। शोध प्रक्रिया के निष्कर्षों के बाद एक विकसित अवधारणा को सभी समान स्थितियों में सत्य माना जाता है। जैसे प्रतिदर्शन चयन, प्रतिदर्श और सामान्यीकरण, प्रतिदर्श तथा प्राचल का परस्पर संबंध। सामान्यीकरण की सुविधा अधिकतर शून्य परिकल्पना, यादृच्छिक नमूना लेना, यादृच्छिक नियुक्ति, बहुस्थल अध्ययन, स्पष्ट परिभाषित जनसंख्या, यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण, स्तरित नमूनाकरण, पुनरावृत्ति, सैद्धांतिक ढांचा और व्यवस्थित अनुसंधान डिजाइन के माध्यम से होती है। यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण RCTS यादृच्छिक नियुक्ति और नियंत्रित प्रयोगात्मक स्थितियों से जुड़े होते हैं जो कारण प्रभाव संबंधों का परिणाम देते हैं। भौतिक रसायन जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में सामान्यीकरण करना सरल होता है। उदाहरण के लिए न्यूटन केपलर के सिद्धांत की सत्यापितता स्थापित हो चुकी है, वे सब जगह लागू होते हैं। सामाजिक विज्ञान के विषयों जैसे कि दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास आदि में पूर्ण रूप से सामान्यीकरण करने की संभावना कम होती है, क्योंकि यहाँ शोध की इकाई मानव व्यवहार है जो कि निरंतर परिवर्तनशील है। भाम वैधता या विश्वसनीयता के दो प्रारूप हैं। पहला परीक्षा पुनः परीक्षा विधि, यह समय के अनुसार परीक्षण की स्थिरता को मापता है। दूसरा अंतर निर्धारक विधि, यह उस डिग्री को मापता है जिस पर भिन्न भिन्न परीक्षक एक ही प्रकार के व्यवहार में के निरंतर अनुमान देते हैं। इस प्रकार आंतरिक वैधता को विश्वसनीयता कहा जाता है और भाम वैधता को सामान्यीकरण या हस्तांतरणीयता कहा जाता है। सामान्यीकरण का अर्थ एक सिद्धांत विकसित करना भी है जो अन्य स्थितियों पर भी लागू होता है। अंकित वैधता, वैध से हमारा अर्थ है कि सर्वेक्षण और प्रश्नावली सटीक रूप से मापते हैं कि उन्हें क्या मापना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ व्यक्तित्व लक्षणों को मापने के लिए प्रश्नावली भरने वाले सभी प्रतिभागी सहमत है कि यह अभ्यास उन लक्षणों को मापने के लिए सही प्रतीत होता है। सामग्री की वैधता संकेतक निर्माण या अवधारणा के सभी पहलुओं को मापता है, न कि इसके केवल एक हिस्से को ही मापता है। मानदंड वैधता, मानदंड वैधता मापती है कि एक माप या संकेतक दूसरे उपाय के परिणाम की कितनी अच्छी तरह भविष्यवाणी करता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला भविष्य सूचक वैधता, परीक्षण द्वारा सटीक भविष्यवाणी की जानी चाहिए कि उसे क्या भविष्यवाणी करनी चाहिए, अर्थात जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण किया गया था। दूसरा समवर्ती वैधता, जब भविष्यवक्ता और मानदंड डेटा एक ही समय में एकत्र किए जाते हैं उसे समवर्ती वैधता कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब एक परीक्षण दूसरे परीक्षण का स्थान ले लेता है क्योंकि उनकी लागत कम होती है। ये उत्तरोत्तर वैधता, यदि परीक्षण किसी ऐसी वस्तु का वैध माप है जो पहले घटित हुई थी, इसे उत्तरोत्तर वैधता कहते हैं। उदाहरण के लिए बचपन की घटनाएं वयस्क की यादों के लिए एक परीक्षण काम करती हैं। निर्माण वैधता संकेतक प्राकल्पना को इस प्रकार से मापता है कि वह दिशा के संदर्भ में अन्य उपायों के साथ अभिसरित होता है। उदाहरण के लिए शिक्षा का स्तर और आय का स्तर अभिसरण करता है। संकेतक विरोधी प्राकल्पना में भेदभाव
की भी अनुमति देता है। प्रामाणिकता या विश्वसनीयता, यह सूचना के सर्वोत्तम स्रोत और अनुसंधान में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का उपयोग है। द्वितीयक डेटा के उपयोग के समय की बचत होती है और लागत कम होती है। हालांकि प्राथमिक डेटा का विकल्प उपलब्ध होने पर द्वितीयक डेटा पर अत्यधिक निर्भरता अनुसंधान की विश्वसनीयता को कम करने के जोखिम पर जोर देती है। इसलिए इसे प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा के मध्य एक ट्रेड ऑफ होना चाहिए। शोध में सटीक संदर्भ शोध की विश्वसनीयता में वृद्धि करते हैं, लेकिन नकली संदर्भ अनुसंधान की विश्वसनीयता को कम करते हैं। यहाँ पर एन, एम और एस प्रतिदर्श संख्या, मध्यमान और मानक विचलन है तथा इनके आधार पर समष्टि जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है। एन, म्यू और सिग्मा जनसंख्या उसके मध्यमान तथा मानक विचलन से संबंधित है। प्रतिदर्श से प्राप्त परिणाम के आधार पर समष्टि का अनुमान लगाया जाता है, जिसको हम सामान्यीकरण कहते हैं। छठवां, अनुभवजन्य अनुसंधान, यह वास्तविक जीवन के अनुभवों, प्रत्यक्ष अनुभवों या शोधकर्ता द्वारा अवलोकन पर आधारित है। इसका तात्पर्य है अनुसंधान मूल रूप से वास्तविक स्थिति के एक या अधिक पहलुओं से संबंधित है और ठोस डेटा से संबंधित है जो शोध के परिणामों का वहम वैधता का आधार प्रदान करता है। सातवां, व्यवस्थित अनुसंधान के प्रभावी होने के लिए यह व्यवस्थित होना चाहिए। किसी भी शोध कार्य को करने का सही एकमात्र तरीका है और प्रत्येक चरण को दूसरे का अनुसरण करना चाहिए। ऐसी प्रक्रियाओं का एक सेट है जिनका समय समय पर परीक्षण किया गया है और इस प्रकार अनुसंधान में उपयोग के लिए उपयुक्त है। इसलिए प्रत्येक शोध को एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। नियंत्रित कारक, नियंत्रण की अवधारणा का तात्पर्य है कि दो चर कारकों के संबंध में कार्य कारण की खोज में हम इस तरह से एक अध्ययन स्थापित करते हैं कि जो संबंध को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के प्रभाव को कम करते हैं। नियंत्रित कारकों या चरों को कठोरता से नियंत्रित करना होगा। भौतिक विज्ञान में ऐसे कारकों को नियंत्रित करना सरल होता है क्योंकि प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं। सामाजिक विज्ञान में यह अत्यंत कठिन है क्योंकि समाज में रहने वाले मनुष्यों से संबंधित मुद्दों पर शोध किया जाता है, जहां इस तरह के नियंत्रण को लागू करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान के अंदर नियंत्रण का स्तर एक विषय से दूसरे विषय में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो सकता है। चक्रीय अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया है क्योंकि यह एक समस्या से आरंभ होती है और एक समस्या पर समाप्त हो जाती है। तार्किक, इसका तात्पर्य है कि शोध तार्किक तर्क के नियमों द्वारा निर्देशित है। अनुसंधान के क्षेत्र में आगमन एवं निगमन का बहुत महत्व है, जिसकी चर्चा अनुसंधान के प्रकारों के तहत की गई है।